अरे गोपी, तुझे पता है कुछ दिनों से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे एक रहस्य के बारे में पता चला और अब मेरे पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अब ऐसे कौन सा खजाना हाथ लग गया तुझे, जरा मुझे भी तो बता। बिल्ला और गोपी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पंडित दयाराम आ जाते हैं। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? और तुम दोनों तो चोरी किया करते थे ना? अरे पंडित जी, अब मुझे ऐसी चीज हाथ लगी है कि अब मुझे चोरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास सोते सोते घर बैठे पैसे आते हैं। हाँ ए बिल्ला, मुझे भी बताना उस चीज के बारे में। देख यार, मैं तेरा दोस्त हूँ और दोस्त होने के नाते तू तो मुझे बता ही सकता है। अबे चल हट, मैं तुझे उस चीज के बारे में नहीं बता सकता, वरना तू सभी लोगों को उस चीज के बारे में बता देगा। हाँ, इतना कहकर बिल्ला वहाँ से भाग जाता है और गोपी भी उसके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों किस चीज की बात कर रहे थे, मुझे पता लगाना ही होगा। अरे आप आ गए। आज आपने कितनी जगह पूजा पाठ किया बताइए। अब तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, अब तो कोई मुझे पूजा पाठ करने के लिए ज्यादा बुलाता भी नहीं है। पता नहीं अब हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। अरे आप निराश क्यों होते हैं? अभी हमारे पास थोड़ा धन बाकी है, जिससे हमारे घर का खर्चा आराम से चल जाएगा। भाग्यवान, हमारे पास जो धन है वो केवल 1 महीने तक ही चल सकता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भाग्यवान, तुमने कभी सोचा है? आप ठीक कहते हैं जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला हमको जरूर कोई न कोई रास्ता दिखाएगा। रात को जब दयाराम अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, उसको नींद नहीं आती। बिल्ला और गोपी की बातें उसके कानों में बार बार टकरा रही थीं। अरे इतनी रात हो गई है, आप अभी तक सोए नहीं और आप किस बात को लेकर चिंता में डूबे हुए हैं? भाग्यवान, आज जब मैं मंदिर से आ रहा था तभी मुझे बिल्ला और गोपी दिखाई दिए। आप उन्हीं बिल्ला और गोपी की बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने पिछले साल मंदिर की मूर्ति चुराई थी? हाँ भाग्यवान, लेकिन बिल्ला और गोपी किसी रहस्य के बारे में बात कर रहे थे और बिल्ला कह रहा था कि उसे कोई चीज मिल गई है जिससे उसके पास घर बैठे पैसे आ रहे हैं। जी ऐसी कोई चीज नहीं होती, शायद वो आपको उल्लू बना रहे थे। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर सुमंत्रा वहाँ से चली जाती है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन पंडित दयाराम मंदिर में पूजा करने जा ही रहा होता है कि तभी उसको फिर से बिल्ला और गोपी आपस में बातें करते दिखाई देते हैं। अरे गोपी, तुझे पता है कल रात को मैंने उस रहस्यमय चीज से 1 पोटली सोना मांगा और उसने मुझे 2 पोटली सोना दे दिया। क्या बात कर रहा है बे, 2 पोटली सोना? अरे तेरे तो मजे ही मजे हैं। भाई बिल्ला, मुझे भी बता देना उस रहस्यमय चीज के बारे में। बिल्ला और गोपी की बातें सुनकर पंडित दयाराम वहाँ आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? मुझे भी उसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत दरोगा जी से करूंगा। अरे पंडित जी, आप फिर आ गए और आप छिप छिप कर हमारी बातें सुन रहे थे। पंडित जी, लोगों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। अरे बिल्ला, तू मुझे उस रहस्य के बारे में नहीं बता सकता तो कम से कम पंडित जी को ही बता दे उस रहस्य के बारे में। अरे अगर मैंने वो रहस्य पंडित जी को बता दिया तो पंडित जी माला माल हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि पंडित जी मुझसे भी अमीर हो जाए। अगर मुझे वो रहस्य पता चल गया तो हमारी गरीबी झट से दूर हो जाएगी। मुझे बिल्ला से वो रहस्य पूछना ही होगा। बिल्ला की बातें सुनकर पंडित दयाराम को लालच आ जाता है। अरे बिल्ला बेटा, तू मुझे उस रहस्य के बारे में बता सकता है, मैं उस रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है पंडित जी, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं आपको वो रहस्य बता ही देता हूँ। हाँ बिल्ला, जल्दी बता, मुझे भी उस रहस्य के बारे में जानना है। तो सुनो, हमारे गाँव में जो शमशान है उसके पास एक कुआं है। वो कुआं एक जादुई कुआं है। उस कुएं से तुम जो भी मांगते हो वो कुआं तुम्हें सब दे देता है, लेकिन वो पहले तुमसे कुछ मांग भी सकता है। हाँ, अरे हाँ, वो कुआं मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ध्यान रहे पंडित जी, आपको कुएं के पास रात के समय जाना है, वरना कोई चमत्कार नहीं होगा। बिल्ला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे मंदिर के लिए देर हो रही है। इतना कहकर दयाराम वहाँ से चला जाता है। गोपी, लगता है बकरा जाल में फंस गया। तूने एकदम ठीक कहा बिल्ला, अब चल दूसरा बकरा ढूंढने चलते हैं। बिल्ला और गोपी बहुत ही बड़े चोर थे। वो दोनों डाकू प्रीतम सिंह के लिए काम करते थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनको लूटना। भाग्यवान, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे बाद वापस लौट आऊंगा, ठीक है? लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अरे भाग्यवान, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो। मैंने तुमसे बोला है ना कि मैं 1-2 घंटे बाद आ जाऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। और फिर पंडित दयाराम उस कुएं के पास जाने लगता है। यही वो कुआं है जिसके बारे में बिल्ला ने बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। पंडित दयाराम ये बोल ही रहा होता है कि तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आती है। कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हे कुएं के महाराज, मेरा नाम दयाराम है। मुझे आपके बारे में बिल्ला ने बताया था और मैंने सुना है कि आपने उसे बहुत सारा धन भी दिया है। बिल्ला ने तुम्हें मेरे बारे में सही बताया है। क्या तुम्हें भी बहुत सारा धन चाहिए? हाँ कुएं के महाराज, आप मुझे भी बहुत सारा धन दे दीजिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। धन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझको पहले 50 स्वर्ण की मुद्राएं देनी होंगी ताकि मैं उनको डबल कर सकूं। जी महाराज, मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे माला माल कर दीजिए। तो ठीक है, 50 स्वर्ण मुद्राएं एक पोटली में बांधकर इस कुएं में फेंक दो। फिर मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम अमीर हो जाओगे। और फिर दयाराम 50 स्वर्ण मुद्राएं उस कुएं में फेंक देता है। अब मुझे क्या करना होगा कुएं के महाराज? तुमने जो पोटली कुएं में फेंकी है वो मुझे प्राप्त हो चुकी है। अब तुमको पूरे 50 दिनों तक रोजाना 2 व्यक्तियों को अपने घर पर खाना खिलाना होगा। 50 दिन बाद तुम्हारे घर एक चमत्कार होगा और तुम अमीर बन जाओगे। हे कुएं के महाराज, आपने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अगले दिन जब दयाराम मंदिर जाता है तो वो 2 व्यक्तियों को अपने साथ अपने घर पर भोजन कराने के लिए ले आता है। ए जी, ये दोनों कौन हैं? भाग्यवान, ये दोनों बहुत ही गरीब हैं और मैं इनको अपने घर भोजन कराने के लिए लाया हूँ। अरे, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया जो इन दोनों को यहाँ पर ले आए। पता नहीं ये दोनों कब से भूखे होंगे। अरे आओ आओ, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। और हाँ, पेट भर के भोजन करना, खाने में बिल्कुल शर्माना नहीं, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने हम गरीबों को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया। हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे अरे, इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है भाई। भूखे को भोजन खिलाना तो बड़ा ही पुण्य का काम होता है। वो दोनों पेट भर कर भोजन करते हैं। भाभी जी, आपने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है, इसको खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। और फिर वो दोनों व्यक्ति खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। चलो, आज तो मैंने 2 व्यक्तियों को खाना खिला दिया। अब ऐसे ही मुझे 50 दिनों तक लोगों को खाना खिलाना होगा। फिर उसके बाद मैं इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। हाँ, ऐसे ही दयाराम 2 रोज व्यक्तियों को खाना खिलाने लगता है।
लेकिन उसकी पत्नी उसकी इन हरकतों से परेशान हो जाती है। और फिर एक दिन, ए जी, आप रोज रोज दो व्यक्तियों को खाना खिलाने हमारे घर क्यों ले आते हो? उनको खिलाते खिलाते हमारे घर का सारा राशन खत्म होने लगा है। अरे भाग्यवान, तुम जानती नहीं हो, हमारे गांव के शमशान में एक जादुई कुआं है और वो कुआं लोगों को अमीर बनाता है। और उस कुएं ने ही मुझे लोगों को खाना खिलाने के लिए कहा है। 50 दिन बाद हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं जी? ऐसा कुछ भी नहीं होता। शायद ये आपका भ्रम है। अगर आप ऐसे ही लोगों को खाना खिलाते रहेंगे तो किसी दिन हमारे ही खाने के लाले पड़ जाएंगे। सुमंत्रा की ये बात सुनकर पंडित दयाराम को गुस्सा आ जाता है। तुम चुप रहो और जाकर अपना काम करो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन दयाराम के घर सुमंत्रा का भाई विजय आता है। और मेरी बहना, कैसी हो तुम? अरे विजय, तू यहाँ कब आया? बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। अरे दीदी, जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आखिर कहाँ गए हैं? अब तुझे क्या बताऊं विजय, लगता है तेरे जीजा जी सठिया गए हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ उनसे। क्या जीजा जी सटिया गए? लेकिन कैसे? एक दिन जब तेरे जीजा जी मंदिर जा रहे थे तब उनको बिल्ला नाम का एक व्यक्ति मिला। उसने तेरे जीजा जी को एक जादुई कुएं के रहस्य के बारे में बताया और कहा कि उस कुएं से जो भी मांगो वो मिल जाता है। फिर आगे क्या हुआ दीदी? फिर तेरे जीजा जी उस कुएं के पास गए और उस कुएं ने उनसे कहा कि वो 50 दिन तक 2 व्यक्तियों को खाना खिलाएंगे, जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। और तेरे जीजा जी रोज 2 लोगों को पकड़ कर ले आते हैं खाना खिलाने के लिए। अब तू ही बता मैं क्या करूं? जरूर उस कुएं में कोई ना कोई राज छिपा है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। तेरे जीजा जी 2 लोगों को लेकर आते ही होंगे। अब फिर से मुझे उनको खाना खिलाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही रोज खाना खिलाते रहे तो एक दिन हमारे पास ही खाने को कुछ न बचेगा। दीदी तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास इससे पीछा छुड़ाने के लिए एक तरकीब है। कैसी तरकीब विजय? जरा मुझे भी तो बता। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब बताई तूने। सुमंत्रा ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर दयाराम 2 लोगों को लेकर आ पहुँचता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जरा इधर तो आओ, इन दोनों व्यक्तियों के लिए जल्दी से खाना बना दो, इनको बहुत तेज भूख लग रही है। अरे आप आ गए, मेरा भाई विजय आया है, आप उससे मिल लीजिए, तब तक मैं इन दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। फिर दयाराम विजय से मिलने उसके कमरे में चला जाता है और फिर सुमंत्रा एक तलवार की पूजा करने लगती है। अरे भाई, ये औरत इस तलवार की पूजा क्यों कर रही है? हाँ भाई, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इस औरत से पूछते हैं कि ये तलवार की पूजा क्यों कर रही है। अरे भाभी जी, आप इस तलवार की पूजा क्यों कर रही हैं? अरे भैया जी, हमारे घर पर जो भी खाना खाने आता है तो मेरे पति उनको इस तलवार से उनकी गर्दन काट देते हैं और पीछे नाले में फेंक देते हैं ताकि उनको शांति मिल सके। सुमंत्रा की बात सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे भाई, तभी मैं सोचूं कि इस पंडित ने हमें खाने पर क्यों बुलाया है। हाँ भाई, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना पंडित आज हमारी भी गर्दन उड़ा देगा। अरे भागो रे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अरे भाग्यवान, वो दोनों व्यक्ति कहाँ गए? क्या तुमने उन्हें खाना खिला दिया? नहीं जी, वो मुझसे ये तलवार मांग रहे थे तो मैंने उन्हें ये तलवार देने से मना कर दिया और वो दोनों यहाँ से चले गए। क्या वो दोनों चले गए? अरे भाग्यवान, तुमको ये तलवार उनको दे देनी चाहिए थी, हम दूसरी तलवार ले लेते। अब ये तलवार मुझे दो, मैं उनको देकर आता हूँ। और फिर सुमंत्रा दयाराम को वो तलवार दे देती है और दयाराम वो तलवार लेकर उनके पीछे चला जाता है। अरे भाई, ये पंडित तो यहाँ पर भी आ गया। अरे भाग, नहीं तो आज ये हमें मार डालेगा। दयाराम उन व्यक्तियों को वो तलवार देने के लिए उनके पीछे भागता है, लेकिन उन दोनों को ऐसा लगता है कि दयाराम उन्हें मारना चाहता है। अरे ओ भाई, कहाँ भाग रहे हो? ये तलवार तो लेते जाओ। अरे भाई, और तेज भाग, लगता है आज ये पंडित हमें नहीं छोड़ेगा। अरे वाह विजय, तेरी तरकीब तो काम कर गई। हाँ लेकिन दीदी, अभी भी मामला सही नहीं हुआ है, हमें उस रहस्यमय कुएं के बारे में पता लगाना ही होगा। लेकिन दीदी, वो कुआं है कहाँ? विजय, वो कुआं हमारे गांव में शमशान के पास है। सुमंत्रा और विजय आपस में बात कर ही रहे होते हैं
कि तभी वहाँ पर दयाराम आ जाता है। अरे आप आ गए, लेकिन आप तो ये तलवार उन व्यक्तियों को देने के लिए गए थे ना? हाँ भाग्यवान, लेकिन पता नहीं वो दोनों मुझे देखकर भाग गए और मैं उनको ये तलवार नहीं दे पाया। दयाराम की ये बात सुनकर विजय और सुमंत्रा मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कल आप जब दूसरे व्यक्तियों को हमारे घर लाएंगे तो आप ये तलवार उनको दे देना। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। रात को जब सब सो जाते हैं तब विजय अपने आप से कहता है, यही सही मौका है उस कुएं के पास जाने का। मुझे उस कुएं के पास जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही विजय उस कुएं के थोड़ा नजदीक पहुंचता है तभी वो देखता है कि बिल्ला और गोपी एक रस्सी के सहारे उस कुएं के अंदर जा रहे हैं। अरे ये दोनों इतनी रात को इस कुएं के अंदर क्यों जा रहे हैं? जरूर इस कुएं के अंदर कुछ है, मुझे भी इस कुएं के अंदर जाना होगा। जैसे ही विजय उस कुएं के अंदर जाने लगता है कि तभी उसको एक सुरंग दिखाई देती है और सुरंग के अंदर बिल्ला और गोपी जा रहे थे। उस्ताद, हमने इस कुएं के माध्यम से कई लोगों को उल्लू बनाया है और उनसे बहुत सारे पैसे लूटे हैं। हाँ, कल रात को हमें सारा माल लेकर यहाँ से निकलना होगा। अगर कहीं किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। अरे उस्ताद, आप तो खामखा डर रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि इस कुएं के अंदर एक गुप्त कमरा है। और तभी छिपकर विजय उन तीनों की बातें सुन लेता है। तो ये मान रहा है, मुझे खबर जल्दी दरोगा जी को बतानी होगी, वरना ये तीनों कल तक यहाँ से भाग जाएंगे। अगले दिन विजय ने सारी बातें दयाराम और सुमंत्रा को बताईं। क्या उस कुएं के अंदर एक डाकू रहता है? हाँ जिज्जा जी, आप जिस कुएं को जादुई कुआं समझ रहे हैं वो असल में जादुई कुआं है ही नहीं, और उसके अंदर एक डाकू रहता है जो लोगों से उस कुएं के माध्यम से उनसे पैसे लूटता है। उस डाकू की ये मजाल, मैं उस डाकू को छोड़ूंगा नहीं। जिज्जा जी शांति से काम लीजिए, आज रात को हम दरोगा जी को लेकर उस कुएं के पास चलेंगे और उस डाकू को पकड़ लेंगे। और फिर दयाराम और विजय पुलिस स्टेशन जाते हैं और दरोगा जी को कुएं वाली सारी बात बताते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो विजय? हाँ दरोगा जी, उस कुएं के अंदर सच में डाकू रहता है और उसके साथ 2 चेले भी हैं। अगर ऐसा है तो हम आज रात को इस कुएं के अंदर चलेंगे और उस डाकू को पकड़ लेंगे। रात होने पर विजय दरोगा जी को लेकर उस कुएं के पास पहुंच जाता है। दरोगा जी, यही वो कुआं है। इस कुएं के अंदर एक सुरंग है जिसके माध्यम से हम उस डाकू तक पहुंच सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो इस कुएं के अंदर। और फिर वो सभी कुएं के अंदर उस सुरंग के माध्यम से डाकू प्रीतम सिंह के पास पहुंच जाते हैं। अरे बिल्ला और गोपी, जल्दी से इन सारे रुपयों को इस बोरे में डालो। हम आज ही इन सारे रुपयों को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। प्रीतम सिंह ये कह ही रहा होता है कि तभी दरोगा जी फायरिंग शुरू कर देते हैं। खबरदार, अगर यहाँ से कोई हिला भी तो। डाकू प्रीतम सिंह, अब तेरा खेल खत्म बेटा, अब तुझे पड़ेगा जाना जेल। अरे अरे उस्ताद, ये पुलिस कहाँ से आ गई? हवलदार, इन तीनों को हथकड़ियां लगा दो। पिछली बार ये तीनों जेल से फरार हो गए थे, अब ये मेरे हाथों से नहीं बच सकते। हाँ। और फिर दरोगा जी उन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और डाकू प्रीतम सिंह ने जो भी माल लोगों से लूटा था वो सभी दरोगा जी लोगों को वापस कर देते हैं। विजय, अगर आज तू नहीं होता तो वो डाकू मेरे भी पैसे लेकर भाग जाता और हम कंगाल हो जाते। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया विजय। अरे जिज्जा जी, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच में आकर कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए।